क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्ट स्टडी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 16 फरवरी करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे स्टडी प्लान, आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डाउट डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 से है, आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। ये टॉपिक का नाम है मेधाराम जतारा। ठीक, मेधाराम जतारा। ये कुंभ मेला जैसे होता है ना, तो वो एक मेला है। ठीक, वो भारत का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा मेला आता है, वो है ये मेधाराम जतारा। ये आपका तेलंगाना में होता है। ठीक, और इसको कोया ट्राइब जो है, तेलंगाना में एक समुदाय है कोया ट्राइब, ट्राइबल है, आदिवासी है, वो मनाते हैं। 4 दिन के लिए मनाते हैं। ठीक, और ये जो है आपका तेलंगाना में, ये मैंने आपको पहले बताया। इस साल 2022 16 से 19 फरवरी तक मनाया जाएगा, यानी कि आज से। और इसके मतलब सम्मान में, इसको संरक्षण देने के लिए, इसको संवर्धन करने के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, जो हमारी मंत्रालय है, आदिवासी मंत्रालय, उसने 2.26 करोड़ रुपए दिए हैं। सिंपल ये चीज़ें इसमें जो है बताई गई हैं। और कोया ट्राइब सारी, मतलब वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये जो है स्टेट फेस्टिवल भी इसको माना गया है, बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया है 1996 में। ठीक, और इसमें बहुत ही ह्यूज संख्या में भाई साहब इस फेस्टिवल में लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जतारा को स्टेट फेस्टिवल माना गया था कब, 1996 में। ठीक, देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ है। तो आज आप लोग के लिए जो होमवर्क हो सकता है वो क्या है कि भाई आर्ट एंड कल्चर में फेयर्स एंड फेस्टिवल, इनके बारे में पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, क्रूड पाम ऑयल, ठीक है ना, कच्चे पाम तेल के बारे में। एक्चुअली इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो अभी मैं नीचे इसमें प्रो टिप भी दूंगा आपको कि क्या चीज़, बिगर पिक्चर क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्रूड पाम ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इसका पैसा बढ़ रहा था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है महंगा हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो एग्री सेस लगता है क्रूड पाम ऑयल, एक तो क्रूड है, पाम ऑयल है, और फिर वो उसको रिफाइन करोगे वो हम लोग खा पाते हैं, ठीक है ना। तो क्रूड पाम ऑयल डायरेक्ट नहीं खा लेते हैं। तो क्रूड पाम ऑयल को इन्होंने, उसका एग्री सेस जो लगता था वो 7.5 की जगह 5% कर दिया है 12 फरवरी से। तो इससे क्या होगा, दाम घटेंगे, ठीक है ना। और किसके किए हैं, क्रूड पाम ऑयल के किए हैं। ठीक, और रिफाइंड पाम ऑयल के जो उस पर टैक्स लगता है वो अभी भी ज़्यादा है। ठीक, तो लोग हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक, जो घरेलू रिफाइनरीज हैं, वो क्रूड पाम ऑयल जो है यहाँ पे मंगाएंगे, यहाँ पे रिफाइन करेंगे खुद से, और फिर हम लोग खा सकेंगे, तो वो और सस्ता में पड़ेगा। तो हमने रिफाइन वाले के नहीं कम किए जानबूझ के, गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, उसका टैक्स नहीं कम किया, हमने क्रूड का कर दिया कम। और क्रूड इंपोर्ट होके आएगा रॉ मटेरियल की तरीके से, फिर उसको रिफाइन करके हम लोग खा सकेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, भाई दाम बढ़े हुए हैं, तो अब देखो ये सब प्रशासन के अंतर्गत आता है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है। यहाँ पे टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है इसके प्राइसेस कम किए गए। भाई आपने जो है टैक्स घटाया ना क्रूड पाम ऑयल का, एग्री सेस को घटाया ना, उपकर ही है लेकिन है तो टैक्स ही, तो इसको घटाया। और दूसरी चीज़ आपने किसका घटाया, रॉ मटेरियल का, ताकि हमारी घरेलू जो रिफाइनरीज हैं वो बढ़े, तो वहाँ पे नौकरियाँ चलेंगी, ये सारी चीज़ें, तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि स्टॉक लिमिट भी जो है क्रूड पाम ऑयल की, उसको भी जो असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट होता है उसके अंतर्गत स्टॉक लिमिट है कि भाई साहब 100 किलो के ऊपर नहीं रख सकते आप। अपर लिमिट लगाएंगे ना, नहीं तो क्या है, लोग रख लेते हैं, सप्लाई को जो है छेड़ते हैं, सब बिल्कुल भर के रख लिया, सप्लाई कम हो गई और फिर डिमांड उतनी ही भी रहेगी, तब भी क्या है कि दाम बढ़ने लगेंगे, तब लोग सप्लाई निकालते हैं धीरे धीरे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक, तो अपर लिमिट लगा दी ताकि जो है लोग इसको स्टॉक लिमिट ना कर पाए, स्टॉक भी ना कर पाए ज़्यादा। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से जो है आपका प्रशासन ही तो है, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है ना। तो ये भी यहाँ पे किया गया जिससे की वजह से इसके दाम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। प्रो टिप में देखिए, प्राइस रिडक्शन करने के लिए जो है टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, टैक्स को कम किया गया, साथ ही साथ सप्लाई साइड में स्टॉक लिमिट भी
जो इन्होंने लगा दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये आ गया। कौन सा लॉ है? लॉ है आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसके अंतर्गत ये स्टॉक लिमिट लगाई गई 1955 का है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि सरकार ने ये सेस को जो है घटा बढ़ा दिया आराम से, लेकिन आप लोगों को पता है कि टैक्स जो है उसके लिए पार्लियामेंट को जो है इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। टैक्स घटाना बढ़ाना जो भी है, तो पार्लियामेंट में जो लॉ पास होता है बजट के तौर पे, उसको नहीं करे बिना ये मतलब टैक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सेस को कैसे कर लिया, थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर जरूर करिए। ठीक। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। क्रूड पाम ऑयल, और इन्होंने ये भी बताया है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है भाई, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल की, उसको अभी भी जो है इन्होंने बेसिक रेट पे ही रखा हुआ है। बेसिक रेट 0 है पहले वाला। और जो रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी जो रिफाइंड वाला है उसको बढ़ा दिया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ताकि लोग रिफाइंड वाला ना करें, क्योंकि खाएगा तो आखिर में रिफाइंड ही वाला ना, क्रूड वाला तो ना, उसको रिफाइन करना पड़ता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो अगला टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो कृषि निर्यात है वो बढ़ा है शैलोट का। अब शहलोट क्या है, यहाँ पे पहले पिक्चर में चलते हैं। शहलोट एक तरीके की प्याज की ही प्रजाति है। ठीक। पहले इसको जो है एक अलग प्रजाति मानते थे, ये है शहलोट। ठीक है। अब प्याज कई अलग अलग टाइप के होते हैं। ग्रीन अनियन होता है, लीक होता है, येलो जो है अनियन होता है, वाइट अनियन होता है, ये वाला ज़्यादा हम लोग देखते हैं शायद नॉर्थ इंडिया में। तो रेड अनियन होता है, स्वीट अनियन होता है, शैलोट भी होता है। शैलोट का जो उत्पादन और जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा है। सबसे ज़्यादा दिसंबर के महीने में पिछले साल कहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ से? श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, यूएई और सिंगापुर। इसी के साथ साथ जो है आपका पाइनएप्पल यानी कि अनानास जो है उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ा है 100% से। ठीक है। और कहाँ कहाँ डेस्टिनेशन है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल, कतर, मालदीव और फिर यूएसए। ठीक। ये डेस्टिनेशन, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मे भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बताइए कहाँ एक्सपोर्ट हुआ। क्योंकि जैसे स्टेट पीसी एग्जामिनेशन ये कई बार ये पूछता है कि बताइए टी के उत्पादन की जगह पूछ लेगा बताओ दुनिया में टी कौन सी ऐसी कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। समझ रहे हो? तो उत्पादन में हो सकता है कोई और आंसर, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन सा वो करता है, तो वो श्रीलंका है आंसर। तो ये इस तरीके से पूछ सकते हो, पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आप लोग पीछे बताया था कि हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? भारत में होती। ठीक। आज जो है और भी जैसे कोई सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया कहाँ कौन सी चीज़ें करता है, ठीक, कौन से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, अगर देखें तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट, इसका एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बाद में दूंगा मैं इसका। यूपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी। ठीक। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित देखिए, लैंग्वेज डोमिसाइल प्रोटेस्ट इन झारखंड। झारखंड में क्या है कि एक भाषा अधिवास का मतलब विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कौन कराता है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक। कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट जॉब को निकली हुई है, तो आपको जो है इस भाषा के हो तो आपको जो है ये जॉब मिलेंगी। अब इसमें क्या हुआ कि 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, अब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कर रहा हूँ ना, बोकारो, धनबाद, वहाँ पे बहुत ही कम लोग जो है मगही और भोजपुरी बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पे एक अधिसूचना निकाली जिसमें कि ये कहा, 24 नवंबर को अधिसूचना निकाली थी झारखंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड राजभाषा डिपार्टमेंट ने। ठीक। झारखंड कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने कि भाई साहब मगही, भोजपुरी और अंगिका, इसके मतलब जो लोग हैं उनके लिए हम लोग गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक। मगही, भोजपुरी, अंगिका, जेपीएससी वाले जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम निकालेंगे। लेकिन अब तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हुआ, रोष हुआ, लेकिन बोकारो, धनबाद में ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मगही और जो ये आपकी भोजपुरी है ये तो यहाँ के लोग बोलते ही नहीं है, तो आपने यहाँ के लिए सबके मतलब 1 शू फिट ऑल वाला साइज़ क्यों निकाला? ठीक। यहाँ के आदिवासी और मूल निवासी जो हैं उनके लिए, मूलवासियों के लिए तो है ही नहीं, तो ये तो एक उल्लंघन है उनके अधिकारों का कि उनकी जगह जो है किसी और जो मतलब अगर जो लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं उसी में आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम कराओ ना, आप दूसरी क्यों करवा रहे हो? जब वहाँ पे कोई है नहीं, खाली रखना तो बात अलग है। ये चीज़ है। तो प्रोटेस्ट ने आर्ग्यू किया कि लो पॉपुलेशन है मगही और भोजपुरी की और इन 2 डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी वजह से जो है इनका मतलब इंक्लूजन होना लैंग्वेज के आधार में जॉब सिलेक्शन प्रोसेस में, ये चीज़ ठीक नहीं लगी। ठीक। हालांकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई साहब ये मगही और भोजपुरी बोलने वाले कम है, कोई प्रिसाइज डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक। ना सरकार के द्वारा दिया गया ना इनके द्वारा, तो अभी देखते हैं क्या होगा।
खैर, लैंग्वेज जो होता है वो कल्चर का जो है एक कैरियर होता है। एक जगह से आप मतलब यहाँ से इंडिया से मान लीजिए चले गए यूएसए में, तो आप क्या है कि अपने साथ में अगर आप हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी का कल्चर भी लेके जा रहे हो, तमिल स्पीकिंग तो तमिल का भी कल्चर लेके जा रहे हो साथ में। तो लैंग्वेज जो है फैलाव स्प्रेड करने में बहुत बड़ा, कल्चर को स्प्रेड करने में, फैलाव करने में बहुत बड़ा एक जो है टूल की तरह भी इस्तेमाल होता है। और इसीलिए हमने देखा है कि हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है ना। लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही जो है कई सारे कि आज भी हमारे यहाँ कोई मतलब वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है भारत में। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं। इस पर काफ़ी बवाल मचा, कई लोग ने जाने चली गई। तो लैंग्वेज वाला जो है एक, इस पे ऐसे भी हर बार पूछा आता है, लिटरेचर, लैंग्वेज, इन सब पे। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 हेल्थ इश्यूज़। देखिए लासा फीवर अभी जो है न्यूज़ में है। एक्चुअली क्या हुआ कि 3 जो लोग थे जिनको लासा फीवर जो है डायग्नोज किया गया था यूनाइटेड किंगडम में, ठीक, उनकी डेथ हो गई है। और ये जो लासा फीवर है ये एक वायरस वाला बुखार है, ठीक है ना। ये ध्यान रखा करो जब भी इस तरीके के डिजीजेस पूछा जाए तो भाई वायरस है कि बैक्टीरिया है कि फंजाई है, क्या है, ठीक, पैरासाइट है, आपका कोई वॉर्म है, क्या है, ठीक। तो ये आपका जो है वायरस है, वायरस के थ्रू होती है। और इसका जो कैरियर है, इस वायरस को लेके अपने अंदर कौन घूमता है, जो लेके जो है पहुंचाता है, वो है रैट, यानी कि चूहा। तो चूहे के मल या फिर मूत्र में से, यानी ये लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यूरिन और फिकस में जो होता है इन्फेक्टेड रैट होता है, जो उससे जो है कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी लासा बुखार हो जाता है। ज़्यादातर ये पहली बार डिस्कवर किया गया था 1969 में। लासा एक जगह नाइजीरिया में, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है, कहाँ पे हुआ है लासा, मतलब ये जगह कौन सी, कहाँ पर है। नाइजीरिया में 1969 में, वेस्टर्न अफ्रीकन एक कंट्री है, वहाँ पे पाया गया था, उसी के नाम पर रख दिया गया था। और ये जो डिजीज़ है ये एंडेमिक हो चुकी है लाइबेरिया, गिनिया, नाइजीरिया और सीरिया लियोन में, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में। स्थानिक होना यानी एंडेमिक होना मतलब वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक, वहीं पे उपज हुई, वहीं पे पाई जा रही, और कहीं पे नहीं पाई जा रही। तो ये चीज़ है। और कोई मतलब इन्फेक्टेड है, उसके फ्लूइड, पसीना और इन सब के जो है कांटेक्ट में आप आ गए, या फिर जो है सलेश में झिल्ली या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गए, जो आईज, नोज़ और माउथ से आती है, ठीक। तो उन सब से जो है हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही रेयरली होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को हो पाए, और डेथ हालांकि हो जाती है इसमें, ये भी चीज़ है। 2 हफ्ते बाद जब भी सिम्टम होते हैं, सिम्टम भी 1 से 3 हफ्ते में देखने में मिलते हैं, अलग अलग सिम्टम होते हैं, वीकनेस, हेडेक, सीरियस सिम्टम, ये सारी चीज़ें हैं। और अवॉइड करिए, कांटेक्ट में ना आए इन चूहों से, और ये भी अवॉइड करिए कि चूहे घर में घुसे ना खाने वाने में और इन सब में, तो भी बचा जा सकता है। और रैट ट्रैप, चूहादानी और ये सब लगाइए ताकि बच सका जाए, ठीक। यूके में हुआ है लासा फीवर, इट्स ए वायरस के जरिए होता है, और कैरियर्स का रैट है, चूहा है, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है चाइना के कई सारे ऐप्स, कितने, 54 ऐप फिर से बैन किए गए हैं। इनको बैन करने के लिए बोला था गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने, लेकिन बैन किया है किसने, माइटी ने। माइटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बैन किया किस लॉ के अंतर्गत, देखो प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हो आप, सारी कुछ चीज़ों के, हर चीज़ के पीछे बेसिस आपको पता होना चाहिए, ठीक। किसकी एडवाइस पे बैन किया गया, आपका जो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ठीक। तो माइती ने कहा ठीक है हम कर देंगे बैन, हम लेकिन करेंगे किस लॉ के अंतर्गत, बिकॉज रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। तो कौन सा ऐप था भाई साहब, सॉरी कौन सा लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है 2000 वाला। उसमें कौन सी धारा है, धारा नंबर 69, जिसमें कहा गया है कि आपातकालीन या फिर इमरजेंसी के लिए में आप बैन कर सकते हो, इसलिए बैन कर दिया गया है। रीज़न एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला, दूसरा ये है कि जो पहले बैन करी गई थी ऐप चाइना वाली बहुत सारी, उसमें से कई सारी ये जो अभी बैन करी जा रही है, वीवा वीडियो एडिटर, ये सब बाइडो और जरेना फ्री फायर, ये गेम का है, तो ये सब शैडो ऐप थी उनकी, मतलब एक तरीके से क्लोन वोन बना के उन्हीं को जो है बैक एंट्री से दूसरे नाम से जो है यहाँ पे चलाया जा रहा था भारत में, तो इनको बैन कर दिया गया। पूरी चीज़ समझ में आई, किसके कहने पर, किसने बैन किया, क्या रीज़न दिया, किस लॉ के अंतर्गत, किस धारा में, क्या इमरजेंसी थी, कौन से फायर। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करनी है, क्वालिटी की, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ भी बस हाँ जरेना फायर और जो है ये गेम बंद हो गया है तो उसमें, वैसे नहीं, एक एक चीज़ ऐसी पढ़िए कि याद भी रहे, ठीक।
नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। देखिए सैटेलाइट, देखो धरती है, धरती पे हम लोग हैं और हम लोग चाहते हैं इंटरनेट। घर में जो है पानी ना आए, लेकिन इंटरनेट आना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब इंटरनेट लाने के लिए हम लोग जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं कई लोग। ठीक, भारतीय एयरटेल वाले कह रहे हैं वन वेब, ठीक है ना। सैटेलाइट के थ्रू भी हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि जो है ब्रॉडबैंड मिल सके। अभी तो काफ़ी तार वार सबको लगाना पड़ता है, सैटेलाइट के जरिए बड़ा अच्छा रहेगा यार। घर पे कोई आपको राउटर कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सा जो है बस एक रिसीवर लगेगा, कोई वायरिंग ज़्यादा नहीं करना है। सैटेलाइट के थ्रू आप जो है सैटेलाइट लगाओ। अब सैटेलाइट की लगाने की कई सारी कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट होते हैं, ठीक है ना। तो खैर सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसमें भारतीय एयरटेल क्या नाम से है, वन वेब। ध्यान से सुनना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, एलॉन मस्क की जो है वो कौन सी, क्या नाम से है, स्टार लिंक। कई बार इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब जियो ने भी कहा है कि हम भी कूदेंगे, हम भी देंगे सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड की इंटरनेट सेवाएं। हाँ, और इन्होंने इसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया है, पूरा उसको खरीदा नहीं है। लग्जमबर्ग ये कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, स्विट्जरलैंड के आसपास, देखना यूरोप में जाके मैप बुक में। उसकी कंपनी है आपका SES, ठीक है ना। ये आपका सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड की सर्विसेज देता है, 100 गीगाबाइट पर सेकंड तक का जो है दे देता है। तो इसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है, खरीदा नहीं इनको। SES के साथ लग्जमबर्ग की कंपनी है, और उन्होंने कहा कि हम भी देंगे जो है सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवाएं। भारतीय एयरटेल वन वेब और एलॉन मस्क स्टारलिंक, जियो अब SES लग्जमबर्ग के साथ में दे रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि अर्थ है बीच में, ठीक, अर्थ पे है हम लोग को जो अब ये जो है जियो वाली और SES जो है ये सैटेलाइट लगाता है अपना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है ना। ये 35,000 किलोमीटर हमारे जो है ऑर्बिट से दूर हो, मतलब हमारी धरती की सतह से दूर होती है। तो इसलिए इसमें कम सैटेलाइट लगानी पड़ती है और ज़्यादा जितना दूर होगा ना उतना ज़्यादा कवर कर पाएगा। तो अगर जियो स्टेशनरी वाला वैसे देखा जाए, तो अगर मैंने पहले पढ़ा भी हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस वाली बुक में, 120 डिग्री का ये बनाता है एंगल, 20 डिग्री तक ये कवर कर लेता है। तो जियो स्टेशनरी के हिसाब से देखा जाए तो सैटेलाइट हमको सिर्फ 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई पूरा अगर देखा जाए 120 कितना हुआ, 360 हुआ, यानी कि पूरा सर्कल। तो 3 अगर हम सैटेलाइट लगा दें 120 करते हुए, तो हम जियो स्टेशनरी के थ्रू कवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो जियो और SES तो भैया जियो स्टेशनरी में लगा रहे हैं, लेकिन बाकी स्टारलिंक हो गया और ये भारतीय एयरटेल का वन वेब, ये लोग लगा रहे हैं आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादातर। ठीक, ये जियो और जॉइंट वेंचर SES जो है ये जियो स्टेशनरी और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी कर रहे हैं। तो ये तो 35,000 किलोमीटर है। लोअर अर्थ ऑर्बिट तो 500 किलोमीटर तक ही ऊंचाई पे ही होता है, और मीडियम वाला जो है वो 20 हज़ार तक होता है। ये चीज़ है, दूरी ज़्यादा होती तो ज़्यादा एरिया भी कवर कर लेता है। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, कौन कौन से नाम है, क्या है, ये सारी चीज़ बता दी। चलिए अब और देख लेते हैं, कोई चीज़ बची तो नहीं है। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिख रखी, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। 100 गीगाबाइट पर सेकंड तक ये दे पाएंगे। वन वेब और स्टारलिंक कौन कौन देता है कमेंट करके आप बता दीजिए। और ये इनकी जो है रेंज दे रखी है, कक्षा जो है ऑर्बिट है उनकी कहाँ तक होता है, और ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो कवर भी एरिया ज़्यादा कर सकता है। ठीक, जियो स्टेशनरी, अच्छा जियो स्टेशनरी है ये, तो अर्थ से ऐसा लगता है कि ये जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है, मतलब वहीं पे दिखेगी आपको, वहीं पे देखिए आप। जैसे मान लीजिए दिन में आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे स्टेज, तो हर दिन उस समय पे आप देखोगे तो यहीं पे मिलेगी आपको। ऐसा क्यों? कि जिस स्पीड से अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, उसी स्पीड से ये भी पूरा जो है चक्कर लगा लेता है। तो 24 घंटे के आसपास हुआ ना, समझ में आई बात। तो इसीलिए ये हमेशा जो है एक ही, हमें ऐसा लगता है कि स्टेशनरी होती नहीं, घूमती है, लेकिन जो है हमें ऐसा लगता है कि स्टेशनरी है। ठीक, इसी तरीके से हम लोगों ने कल एक पढ़ा था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या था वो, सन सिंक्रोनस था, तो सन से सिंक्रोनाइज था। तो सन है पीछे, ठीक, सूरज पीछे ही रहेगा ना भाई, और ये सैटेलाइट हो गया, ये अर्थ हो गया। तो जैसे सन मान लीजिए यहाँ पहुंचा, तो ये भी इसके यहाँ पहुंच गया, और सन यहाँ पर है, तो यहाँ पे धूप, जहाँ जहाँ धूप रहेगी वहाँ पे ये सन जो सैटेलाइट है वो भी फोटो अपना खींचता रहेगा। ठीक, इंडिया और केनिया के रिश्तों को थोड़ा देख लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री और वहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे जो भारत के हैं, और जो पुराने मतलब पहले के प्रधानमंत्री जो थे केनिया के, रैला अमोलो ओडिंगा, इनकी एक प्राइवेट विजिट हुई, क्योंकि अभी के नहीं है प्रधानमंत्री ये,
ठीक है ना, पहले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से इनकी काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं। पहले मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो वाइब्रेंट गुजरात समिट किया करते थे 2009-12 में, तब इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था ओडिंगा जी ने, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे। ठीक, तो वो दोनों मिले, काफ़ी खुश हुए। दोस्ती वैसे भी आपको पता है प्रधानमंत्री जी की काफ़ी तगड़ी होती है। तो केनिया के बारे में खैर जान लेते हैं। ये एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप पूरा देखो तो जो है ऐसे करके, तो ये एक यहाँ पर आपका ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है आपका केनिया। ठीक, पूर्वी तरफ है। इसकी सब जो कैपिटल है वो लार्जेस्ट सिटी है जिसका नाम है नैरोबी। ठीक, नैरोबी नाम है। लेकिन पहले जो इसकी कैपिटल थी उसका नाम था मोम्बासा, और ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी है, कोस्टल सिटी है मोम्बासा केनिया में। ठीक, केनिया को इसकी मैप से जहाँ पे देखते हैं, केनिया को जो है आपका मोम्बासा देखिए पहले ही था, नैरोबी अभी लैंडलॉक्ड मतलब अंदर है। ठीक, और केनिया को जो कौन कौन जो है टच करता है, सोमालिया टच करता है, इथियोपिया टच करता है, साउथ सूडान टच करता है, युगांडा और तंजानिया। ठीक, 2 लेक भी टच करती हैं, लेक टुर्काना और लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया बताइए इससे रिलेटेड क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक है या सी है, क्या है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि इंडिया और केनिया के जो मतलब रिश्ते हैं, संबंध है, वो और भी ज़्यादा अच्छे इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को लेके गए वो केनिया, और वहाँ पे युगांडा की जो रेलवे लाइन बिछाई थी उसमें इंडियंस को लेबर की तरीके से लेके गए थे। तो वो लोग इंडियन ओरिजिन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन जो है वहाँ पे बहुत ही लार्ज संख्या में रहते हैं। हालांकि माइनॉरिटीज़ हैं लेकिन अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है संख्या में रहते हैं। तो एक इंडियन डायस्पोरा वाला भी एक एंगल है कि हमारे इनसे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। दूसरा, केनिया और भारत जो है कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है साथ साथ इनकी मेंबरशिप भी है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला। ठीक, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन G77, G15, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IOR ARC आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक, तो इसमें भी हैं, तो इसमें भी हमारे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अच्छी हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, कहाँ हेडक्वार्टर होता है, कब बनी, इंडिया मेंबर है कि नहीं है क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक, ये होमवर्क है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इकोनॉमी संबंधित, अर्बनाइजेशन से संबंधित भी इसको ले सकते हैं आप। ग्रांट फॉर नॉन मिलियन प्लस सिटीज़, गैर मिलियन यानी कि देखिए 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनके लिए ग्रांट यानी कि अनुदान देना है। ठीक, कौन दे रहा है भाई साहब अनुदान? ये दे रहा अनुदान, ये जो है फाइनेंशियल एड, आपका वित्तीय सहायता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, ठीक, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने 1154 करोड़ रुपए दिए हैं 4 स्टेट्स को, उनके जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ठीक है ना, और शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनके जो है बेहतरी के लिए। ये 4 स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, सिक्किम। ठीक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम, ऐसे करके याद किया करो ताकि आपको डायरेक्शन का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस होते रहे। अच्छा, इसमें नॉन मिलियन प्लस सिटीज यानी कि 10 लाख से 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय जो हैं, ठीक है ना, उनके लिए है। तो अब इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड भी जोड़े जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि यार क्या है, मतलब ये नॉन मिलियन प्लस इन्हीं क्यों दिया, जरा क्या चीज़ है, तो आप समझो। 15वां जो वित्तीय आयोग था, इसके बताइए जो है चेयरमैन कौन थे? उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में जो 2021-22 से 2025-26 तक जो 15वीं वित्तीय आयोग है चल रही है, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को, शहरी स्थानीय निकायों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उनको अनुदान देना है तो हम उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक, कौन कौन सी कैटेगरी? एक वो अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय जिन वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और दूसरे वो जहाँ पे 10 लाख से कम जनसंख्या रहती है। ठीक, फिर उन्होंने कहा इन दोनों के लिए जो ULB हैं, इनके लिए अलग अलग ग्रांट की सेवा होगी, ग्रांट देना होगा सरकार को, ठीक, केंद्रीय सरकार को। ठीक, उस ग्रांट में उन्होंने कहा कि ग्रांट भी 2 तरीके के होंगे, एक होगा बेसिक एमिनिटीज़ के लिए और दूसरा होगा टाइड यानी कि जो है किसी चीज़ से बंधे हुए। तो ये नॉन मिलियन जो अभी 1154 करोड़ रुपए साथ ये 4 स्टेट को दिया गया है, तो इसमें जो ग्रांट दिए गए हैं उसमें 40% तो बेसिक होगा
और 60% जो खर्चा जो भी दिया जाएगा ग्रांट, उसका 40% का आप उपयोग करोगे बेसिक खर्चों पे और 60% का उपयोग करोगे टाइड खर्चों पे। बात समझ में आ गई? ये चीज़ इन्होंने बताई है। अच्छा, जो मिलियन प्लस सिटीज़ होती हैं, अर्बन एग्लोमरेशन है, इसमें मतलब 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, उसमें दिल्ली नहीं आता है और श्रीनगर नहीं आता है। ये थोड़ा सा एक इसमें अपवाद है, याद रखिएगा। ठीक, तो इन्होंने ये पूरी चीज़ समझ में आ गई। अब आपको ये खलबली मच रही होगी भाई साहब ये बेसिक और टाइड ग्रांट है क्या। अगर खलबली इस तरीके की मच रही है ना तो बहुत सही रास्ते पे हो। ठीक, अगर नहीं मच रही तो भाई साहब आ जाओ रास्ते पे। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिक ग्रांट वो ग्रांट होती है, तो बेसिक में उन्होंने कहा है कि ये लोकेशन स्पेसिफिक फेल्ट नीड जो होंगी उस पे पैसा जो है खर्चा किया जाएगा। जैसे कि उसके अलावा जैसे सैलरी देना है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट में कोई एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो सब तो चलो ठीक है, बेसिक खर्चे हैं। या फिर कोई मतलब किसी अर्बन लोकल बॉडी मान लीजिए वहाँ की जगह के अनुसार कोई नीड है तो उस पर जो है आपका बेसिक ग्रांट का पैसा खर्चा होगा। ठीक, और जो टाइड ग्रांट्स होते हैं नॉन मिलियन प्लस के लिए वो रिलीज किए जाते हैं बेसिक्स जो सर्विसेज हैं। यहाँ पे थोड़ा बेसिक में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो टाइड ग्रांट्स हैं, बंधे हुए अनुदान जो हैं, वो बुनियादी सेवाओं के वितरण, ठीक, और उसको मजबूत करने के लिए ये दिए जाते हैं। अब इसमें टोटल टाइड ग्रांट जो है वो 50%, अब देखो 100 का 40% बेसिक ग्रांट था और 60% जो है आपका जो है ये टाइड ग्रांट था, टाइड बंधा हुआ। ठीक, मान लीजिए 100 रुपये दिए गए थे तो ये 100 के, अब उन्होंने कहा कि इस टाइड ग्रांट के भी 50% और 50% अलग अलग, यानी कि 30-30 रुपया कहाँ कहाँ खर्च होगा। ठीक, वो खर्चा होगा 50% तो खर्चा होगा भैया सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कुल जो है आपका स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 30%, और साथ ही साथ जो महुआ जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक, उसने कुछ स्टार रेटिंग बना रखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, स्टार रेटिंग जरूर पूछा जाएगा। ठीक, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के लिए इसको समझना है, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ के आप लोग यहाँ पूछिएगा, मैं इसको वहाँ बता दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार रेटिंग। ठीक, जो है चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो 30 रुपया 50% तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों पे होगा खर्च, और 50% जो है बाकी वाटर पे खर्च होगा। क्या क्या जगह होंगी? ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है ना, जल पुनर्चक्रण करके होता है, तो इसके लिए पैसा बाकी खर्च होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा इसमें इकोनॉमी वाला भी एंगल था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करके पूरी चीज़ बताइए। कोई चीज़ ना समझ में आई तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे फैक्टर्स होते हैं अर्थव्यवस्था पे पूरे जो है, जैसे उसमें से एक होता है मुद्रास्फीति या महंगाई या फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है भाई साहब जनवरी के महीने में 2022 में 6.1% हो गया हमारा रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला। ठीक है ना, और ये जो है आरबीआई ने अभी पिछले साल मार्च 31, 2021 की बात हो रही है, तो केंद्र सरकार ने ये बोला था इन कंसल्टेशन विद आरबीआई के साथ में कि भाई साहब जो रिटेल इन्फ्लेशन है सीपीआई वाला, उसकी रेंज उसकी टॉलरेंस रेंज है 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी जनवरी में कितनी हो गई है? 6.01%, तो 6% से तो ज़्यादा है ना। ठीक, तो ये चीज़ इन्होंने पिछले साल बोला था कि अगले 5 सालों के लिए, यानी कि 31 मार्च 2026 तक हमारा ये टॉलरेंस रेंज रहेगी आरबीआई की, कि आरबीआई ये सुनिश्चित करेगी कि जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो इस रेंज में रहे, 2% से कम ना हो, 6% से ज़्यादा ना हो, 4 पे रहे तो बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ है। ठीक, तो अभी तो भाई साहब बढ़ गया, और ज़्यादातर इसमें देखा जाए तो जो ग्रामीण भारत है उसमें जो है बढ़ा है ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। ठीक, अर्बन जो इंडिया है उसमें इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। मेन रीज़न क्या है भाई साहब महंगाई बढ़ने का? फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ठीक, वही कारण है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे प्रो टिप आप लोग के लिए ये है कि भैया 2% से कम क्यों नहीं होना चाहिए, 6% ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए? भाई 6% ज़्यादा हो रही तो हर चीज़ महंगी हो रही तो भाई साहब खराब है ना। हाँ देखो, इकोनॉमी का मैंने आप लोगों को पहले बताया, फिर बता देता हूँ। इकोनॉमी को थोड़ा सा उसके एप्लीकेशन बेस्ड आप लोग पढ़ा करो। हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई से मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपको। इकोनॉमी में जो भी यूपीएससी के लेवल की इकोनॉमी है, पूरी चीज़ें बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। ठीक, हर चीज़ डिमांड सप्लाई पे है। अगर मान लीजिए डिमांड उतनी ही रही,
डिमांड जो है सेम है, जितनी थी उतनी थी, लेकिन सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा भाई, उसी सैनिटाइज़र पे लोग जो है, मान लीजिए पहले सैनिटाइज़र लोग कम यूज़ करते थे, ठीक, मान लीजिए 100 यूज़ करते थे, लेकिन सप्लाई भी 100 थी, तो क्या पैसे इसके बढ़ते? नहीं, लेकिन 10 हो गई सप्लाई और डिमांड 100 ही रही, तो क्या होगा, इसके पैसे बढ़ेंगे। तो महंगाई बढ़ रही है, तो ये भी एक खराब बात है। लेकिन महंगाई अगर कम हो जाए, 2% से कम हो जाए, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार तो क्या दिक्कत है, महंगाई बहुत कम होगी तो और अच्छी बात है। महंगाई बहुत कम हो गई, इसके लिए रीज़न जो है वो खतरनाक है। रीज़न ये है कि यहाँ पे डिमांड बहुत कम हो गई, ठीक है ना। और जो विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत है, वहाँ पे डिमांड कम हो जाना ये खतरनाक है। जैसे जो विकसित देश हैं, वहाँ पे सब कुछ ब्रिजेस, रोड, सब कुछ बना हुआ है, वहाँ पे कुछ बन नहीं रहा नया, वहाँ पे खाली ऑपरेशन और मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक है। उन जो बना हुआ उसी को मेंटेन कर ले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ, हम लोग विकासशील देश, हम लोग विकास करना है अभी, ठीक, तो उसमें हम लोग को कई सारी चीज़ें, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड बनाने हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ऐसी इकोनॉमी में अगर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई भी उधर है, तो ये खतरनाक चीज़ है। तो इससे क्या होगा भाई, डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई उतना भी रहे, तो लोग भैया जब जरूरत ही नहीं है, डिमांड की तरफ सप्लाई लोग जो है इंडस्ट्री करना चाहेंगे। 100 से मान लीजिए अगर 10 हो गई, तो ये सप्लाई जो है 100 क्यों करने की कोशिश करेंगे, ये भी 10 करने की कोशिश करेंगे। और जो सप्लाई 10 ही करना है, तो क्या होगा भैया, जो लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब से निकालो, ठीक है ना। खर्चे और बहुत पूरा एक साइक्लिक रिएक्शन पहुंच जाएगा। बिजली की खपत कम हो जाएगी, उसमें भी तो कई लोग जॉब करते हैं, ठीक। तो ये महंगाई कम हो जाना, 2% जो जीडीपी के संदर्भ में हम लोग मापते हैं, तो ये भी खतरनाक है विकासशील देश के लिए खास तौर पे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता, अभी आप यूएसए की आप लोग, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि यूएसए में कितनी महंगाई दर है? वहाँ पे आपको इससे कम ही मिलेगी, या फिर इससे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल होगा कि मिलेगी, ठीक है ना। तो वहाँ के लिए तो वो ठीक है, लेकिन हम लोग 4% पे रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो महंगाई बढ़े, डिमांड हमारी ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा अच्छा है, और डिमांड ही ना हो तो वो भाई खतरा है, ठीक। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के इसको इकोनॉमी पढ़ोगे, मौज आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका जो है कॉन्सेप्ट पे कोई हिला नहीं सकता। फैक्ट तो हर कोई रट लेंगे, लेकिन रट्टू तो होता है कॉन्सेप्ट, जो है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और कट ऑफ इसलिए उनकी क्लियर नहीं होती है, ठीक। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन पे मैंने कई सारे जो है टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो लेक्चर दिए हुए हैं, आप लोग बताइए, कोई डाउट है जरूर पूछिए। तो इसी के साथ में हम लोग आज का लेक्चर खत्म होता है। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स पे, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और पसंद आता तो लाइक का बटन दबाइए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का बटन दबाइए, और जरूर बताइए कि भाई साहब क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। अगर सही लगेगा तो उसको जरूर हम लोग जो है इसमें इम्बाइब करेंगे, इसमें जो है डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।